आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पहले हम लेंगे n particles. Consider a system having n particles of masses m1, m2, m3 and mn, ठीक है ना, विथ पोजिशन वेक्टर्स r1, r2, r3 एंड rn। यानी हमने एक सिस्टम लिया है जिसमें n पार्टिकल्स हैं। तो हर एक पार्टिकल का मास m1 है, दूसरे का m2, इसी तरह से mn है, और इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं r1, r2, r3, rn। तब हमें पता है सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय द center of mass of the of this system is given by तो हम लिखते हैं यहाँ पे RCM, हमने पहले डिस्कस किया है, इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस सो ऑन अप टू प्लस mn rn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन अप टू प्लस mn। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन होगा, जो पहली बार ये वीडियो देख, तो पिछले के जो 2-3 वीडियो वो देख ले, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। और तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे दिस विद दिस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन अप टू प्लस mn इनटू दिस RCM। दिस RCM इज पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ये आपको पता है, इज इक्वल टू वहाँ पे क्या रह जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस सो ऑन अप टू प्लस mn rn। सो अब हमें पता है दिस m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन अप टू mn दिस इज द टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम, और इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो इस पूरे को हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा कैपिटल M इज इनटू RCM इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस सो ऑन अप टू प्लस mn rn। तो वायर नो दे, हाँ यहाँ पे आप लिख सकते हो वायर दिस m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन अप टू प्लस mn इज इक्वल टू कैपिटल M, यानी दिस इज द मास ऑफ दिस सिस्टम, टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है ना। सो अब हम इस इक्वेशन को, ये जो हमने यहाँ पे निकाले हैं फर्स्ट लिखे गए, तो हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t वी हैव तो हमें क्या आ जाएगा, हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, m तो कांस्टेंट है, तो यहाँ m बाहर हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन आ जाएगा d बाई डी टी ऑफ कैपिटल और CM। तो यहाँ पे आप पहले ये भी लिख सकते हो d बाई डी टी आप पूरा m और CM, m तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से जब बाहर निकलेगा ये आएगा m d बाई डी टी और CM। और सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी पहले आएगा d बाई डी टी, नाउ m1 इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे आएगा m1, और डिफरेंशिएशन में क्या रह जाएगा d और 1 डिवाइड बाई डी टी, प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाएगा m2 d और 2 डिवाइड बाई डी टी, एंड सो ऑन, लास्ट पे क्या जाएगा mn d और n डिवाइडेड बाई डी टी। So this further implies
Now we know that rate of change of position vector with respect to time is always velocity. तो दिस v इज इक्वल टू dr डिवाइडेड बाई dt. ये मैंने पहले भी आपको बोला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी. सो dr बाई dt भी. तो इस तरह से यहाँ पे आएगा m इंटू, नाउ यहाँ पे भी है d बाई डी टी ऑफ और सी एम डी रेट ऑफ चेंज ऑफ और विद रेस्पेक्ट टू t. तो यह आएगा वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, क्योंकि दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास. सो इट्स डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t विल बी वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास. तो यहाँ पे आएगा क्या, जिस तरह से हम लिखेंगे v कैपिटल थोड़ा v सी एम मीन्स वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास. और यहाँ पे आएगा, ये आएगा m1 इंटू v1 वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 1 प्लस यह आएगा m2 इंटू v2 वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 एंड सो ऑन अप टू. और जब हम यहाँ पे आएंगे यहाँ पे रह जाएगा mn और d और n डिवाइड बाई dt. दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ द nth मास, ठीक है ना. सो nth पार्टिकल, तो ये आएगा vn, ये आएगा vn. ठीक, इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन सेकंड. इक्वेशन सेकंड, where you know that this VCM is the velocity of the center of mass and V1, V2, Vn are the velocities of respective particles of the system. ठीक है ना. सो अब हम इस इक्वेशन सेकंड को फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी. डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रेस्पेक्ट टू टी वी है. अब सेकंड को मैं डिफरेंशिएशन करूंगा फिर से. यहाँ पे पहले आएगा d बाई डी टी ऑफ दिस होल थिंग. नाउ m इज कॉन्स्टेंट, यू नो दैट m यहाँ पे बाहर आ जाएगा और ये आएगा d बाई डी टी ऑफ, और यहाँ पे ये VCM है, d बाई डी टी ऑफ VCM. और यहाँ पे भी इसी तरह से आ जाएगा आपको m1 dv1 डिवाइड बाई dt प्लस m2 dv2 divided by dt, so on up to plus mn dvn divided by dt. ठीक है ना. क्योंकि यहाँ पे बेसिकली मैंने पहले भी बोल चुका है d बाई डी टी ऑफ m1 v1 आएगा. तो m इज 1 इज कौन, वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन में आ जाएगा dv1 डिवाइड बाई dt. इसी तरह से यहाँ, ठीक है ना. Now we know that this rate of change of velocity dv by dt with respect to time is equal to acceleration. Rate of change of velocity with respect to time is acceleration. तो यहाँ पे हम इस तरह से ये dv by dt तो acceleration है. तो this means यहाँ पे मुझे आएगा mass of the system capital M. और rate of change of velocity with respect to time, that is acceleration, but acceleration of the center of mass. तो यहाँ पे हम लिखेंगे ACM means acceleration of the center of mass. यहाँ AC भी आप लिख सकते हो, वैसे भी ठीक है. और यहाँ पे मैं लिखूंगा this is m1 and acceleration of the first particle a1 प्लस यहाँ पे m2 acceleration of the second particle dv by d2 a2 और so on up to यहाँ पे आएगा mn an. ठीक है ना. Now from Newton's second law we know that this force is equal to mass into acceleration. Force is equal to mass into acceleration. So यहाँ पे भी है mass into acceleration, mass into acceleration. तो इसकी जगह यहीं पे मैं रखूँगा फिलहाल m into acceleration, ACM, acceleration of center of mass. और this is the mass of the first particle into its acceleration. So mass into acceleration is force. तो यहाँ पे आएगा F1, force on the mass M1 या particle 1. इसी तरह से M2 A2 आएगा F2, force on the second mass. Similarly यहाँ पे जब जाओगे Mn An आएगा Fn, force on the nth particle. So now this is the force on the particle first, this is the force on the particle second, and this is the force on the nth particle. यानी ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं ऑन n पार्टिकल्स. इनका सम मीन्स टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं
एक्सटर्नल, इस तरह से मीन्स दिस एफ एक्सटर्नल, जो ये एफ एक्सटर्नल इट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस Fn मीन्स this is the sum of all external forces on the n particle. So this represents total external force on the system, जिसको हमने लिखा है F external T. So this implies that मैं लिख सकता हूँ this F external T is equal to EXT, means external force, mass into acceleration of the center of mass, acceleration of the center of mass. तो यहाँ पे हमने ये इक्वेशन निकाली है, यानी टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम is equal to mass of the system and acceleration due to the center of mass and acceleration due to the center of mass. तो इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन मत भी लिखो, यहाँ भी पे ही रखो, यहाँ और इक्वेशन थर्ड रखना चाहते हो तो रख सकते हो. तो मैं इस तरह से कंक्लूड, ये इक्वेशन हमें बताती क्या है? ये इक्वेशन हमें बताती है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मूव्स इफ द होल मास ऑफ द सिस्टम is concentrated at the point of the center of mass, and all the external forces were applied at the center of mass, यानी क्योंकि हमें F एक्सटर्नल आता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू सेंटर ऑफ मास, दिस मीन्स जो भी एक्सटर्नल फोर्स पढ़ते हैं वो इस सेंटर ऑफ मास ही पे पढ़ते हैं, तो हम इस तरह से इसको ऐड कर सकते हैं. नीचे में लिख सकता हूँ इसको इस तरह से, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ which shows the center of mass of particles, moves as if whole of the mass of the system is concentrated at the center of mass, at the position of the center of mass, at the center of mass, and all the external forces were applied at the center of mass, and all the external forces were applied at the, आप अच्छी तरह से लिख सकते सी, मैं यहाँ पे लिखूँगा COM मीन्स एट, आपको अच्छी तरह से लिखना है एट द सेंटर ऑफ मास. तो यानी तो जैसे कि सारे के सारे फोर्सेस कहाँ पे हमें आ जाते हैं, ये सेंटर ऑफ मास, ये इक्वेशन, क्योंकि हमें इक्वेशन बनाते हैं नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. किसकी आती हैं? सब पार्टिकल्स की नहीं आते हैं, खाली सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन आती है.